चैप्टर का, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको नया चैप्टर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पार्ट है, राइट। नया फंक्शन ऐसा बोल सकते हो, नया चैप्टर नहीं बोल सकते हो। सो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, वो तो सबसे बेसिक है। ओके, तो चलो समझते हैं अभी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर समझना है तो आपको सबसे पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन समझने के लिए पहले आपको याद होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड से, वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। सो वो तुम्हें थोड़ा बेसिक में तुम्हारा क्लियर कर देता हूं या याद दिलाता हूं, इधर आंदो अब यहां। तो अ रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी, कब कुछ कुछ बुक्स में बिटवीन को फ्रॉम भी बोलते, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट्स कॉल्ड फंक्शन if each and every element of set A is related to only one element in set B. ओके, सो ये बेसिक वाला पार्ट है। जब तक मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू नहीं करता हूं तब तक तुम समझो कि तुम्हारा सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। सो वापस से, तो दो सेट है मेरे पास, सेट ए और सेट बी। उन दोनों सेट में जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब उनको ज्वाइन करने वाला कंडीशन, या सेट ए और सेट बी को कुछ आपस में ज्वाइन करने वाला जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। अगर अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ अगर रिलेटेड है तो हम लोग उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। और फिर उस फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट ऐसे करते हैं, फंक्शन के लिए सिंबल है एफ, और ये फंक्शन या रिलेशन किसके बीच का है, तो रिलेशन है ए और बी के बीच का। तो ऐसे लिखा जाता है उसको, ये दो लाइन नहीं करी जाती, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बट ऑफकोर्स तुम्हारे दिमाग में तो जाएगा नहीं क्योंकि खाली डेफिनेशन बोली मैंने। तो अब इधर ध्यान दो, मान लो लेट्स से मेरे पास एक सेट ए है और ये सेट बी है, और यहाँ पे मैंने दो तीन नंबर लिखे, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया 6, ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है। और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 5 इज रिलेटेड टू 6 एंड 6 इज रिलेटेड टू 7, तो तुम बोलोगे ठीक है सर, आपने ऐसे एरो ड्रॉ कर लिए और हमें बोल दिया कि ये रिलेटेड है, बट ये कैसे रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेटेड देखो। तो अगर मैंने लेट्स से मैंने बोल दिया कि x+1 ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया और आपको बोला x बिलोंग्स टू a, मतलब आपको x कहां से उठाना है, a से उठाना है, राइट। x की वैल्यू a से उठानी है, राइट। तो बोलो जरा क्या आएगा, तो x की वैल्यू अगर a से उठाऊंगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू a लिखा है ना, x बिलोंग्स टू सेट a, ओके। अच्छा, इसको फंक्शन ऑफ x क्यों लिखा है, तो अगेन 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव चैप्टर या फंक्शन चैप्टर, वहां पे क्या समझाया था कि जो आपका मेन वेरिएबल रहेगा वही आपका फंक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब उस टर्म को कंट्रोल कौन करता है, तो x कंट्रोल करता है, क्योंकि x चेंज होगा तो ये x+1 की वैल्यू भी क्या होगी, तो x यहाँ पे मेन हीरो है, मेन वेरिएबल है, इसलिए इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। बट अगर इधर y+1 होता तो मेन वेरिएबल y होता, तो इसको क्या बोलते, फंक्शन ऑफ y बोलते, f ऑफ y लिखते। तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ x कहां से लेना है, सेट ए से लेना है, तो अगर x सेट ए से लिया तो x की जगह पे 1 पुट किया तो 1+1 कितना आएगा, 2, तो x की जगह पे 1 पुट किया तो f ऑफ 1 आ जाएगा 2,
फिर x की जगह पे 2 पुट किया अगला, तो f(2) कितना आएगा 3। f(2) समझता है क्या, x की जगह पे 1 तो f(1) कितना आया 2, कैसे 1 + 1 2। फिर x की जगह पे 2 पुट किया तो f(2) 2 + 1 कितना आया 3 आया। x = 5 पुटअप किया तो f(5) आ जाएगा 6, और x की जगह पे अगर 6 पुटअप किया तो f(6) आ जाएगा 7। तो आप देख सकते हो 1 किससे रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है, 5 रिलेटेड है और 6 रिलेटेड है, और दोनों आपस में क्यों रिलेटेड है, इस कंडीशन के कारण। तो इस कंडीशन के कारण वो रिलेटेड है, तो ये कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन। क्या बोलेंगे, नहीं समझा, क्लियर है क्या। और यू कैन सी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या सेट ए का एलिमेंट एक एलिमेंट इसके एक एक एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज, बोलो फंक्शन, मतलब इसको फंक्शन बोलते हैं। सेट ए का एलिमेंट एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट एक से ही रिलेटेड, तो ये आपका फंक्शन हुआ। यहां तक कुछ डाउट है अभी यहाँ पे, ओके। सो आगे सुनना। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि आपने इस फंक्शन में वैल्यू पुटअप करने के लिए वो वैल्यू किस सेट से ली, तो वैल्यूज आपने सेट ए से ली। तो जिस जिस सेट से आप वैल्यू लेते हो उस सेट को आप लोग एलिमेंट में क्या बोलते थे, डोमेन, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, वो वैल्यूज पुटअप करने के बाद जो आंसर वाला सेट आता था, अभी ये आंसर्स है ना ये, तो ये आंसर जिस सेट में रहेंगे उस सेट को क्या बोलते थे, कोडोमेन, या फिर उसका दूसरा नाम था रेंज, राइट। तो सेट ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज आप पुटअप करोगे उनकी सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन, और वो वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आया उनकी सेट को क्या बोलते हैं, रेंज या कोडोमेन। ठीक, रेंज इज कॉमन वर्ड। उसके बाद आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ, ये जो 7 है वो किससे रिलेटेड है, 6 से, तो 7 को हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ 6, इमेज ऑफ, और ये जो 6 है इसको बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 7। नहीं समझा, बोलो 7 कौन है 6 की इमेज, क्योंकि उसका आंसर है वो, और 7 का 6 कौन है प्री इमेज। तो बाय सेम लॉजिक 2 कौन हुआ, इमेज हुआ, और 1 कौन हुआ, प्री इमेज हुआ। तो ये सारे इमेजेस है सेट के एलिमेंट के, और ये सारे प्री इमेजेस है। तो प्री इमेजेस, इमेजेस, डोमेन, रेंज, पूरे सेट को क्या बोलेंगे, और पूरे सेट को या कोडोमेन, और इंडिविजुअल वैल्यूज को क्या बोलेंगे, प्री इमेज, और इधर इंडिविजुअल नंबर्स को क्या बोलेंगे, इमेज। बाउंसर गया, और उनको जो कनेक्ट करता है, जो कंडीशन उनको कनेक्ट करता है उसको फंक्शन। वो तभी जब इधर का एक एलिमेंट इधर के एक के साथ भी एक के साथ क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन तो आपने बहुत सारे पढ़े थे, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, याद आ रहा है तुमको, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको सारे फंक्शन, बट यहाँ पे आपको सारे फंक्शन दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो 11th स्टैंडर्ड से आपको 3 फंक्शन चाहिए जिससे आपको ये चैप्टर आपको इजी जाएगा। पहला फंक्शन आपको चाहिए वन फंक्शन, दूसरा फंक्शन 11th स्टैंडर्ड से आपको याद होना चाहिए ऑन टू फंक्शन, और तीसरा फंक्शन आपको याद होना चाहिए वो है इनवर्स फंक्शन। और नहीं भी याद रहेगा तो मैं याद दिला दूंगा, तुम बस ध्यान देते रहो, बस डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज हम लोग 11 में नहीं है। सो अब ध्यान दो यहाँ पे। सो कौन सा फंक्शन बोलो, वन फंक्शन। क्या होता है वन फंक्शन, राइट, इधर ध्यान दो यहाँ पे। व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी has only one pre-image in set A, ठीक है। each element of set B का जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, हैज ओनली वन प्री इमेज इन सेट ए। सच फंक्शन इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। तो 2 मिनट पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था, ये सेट ए था और ये सेट बी था।
इधर मैंने 2 3 5 और 6 लिखा था शायद, इधर मैंने लिखा था 7 6 लिखा था, 4 लिखा था, 3 लिखा था, याद है? फिर 2 किससे रिलेटेड हुआ था? 3 से। 3 रिलेटेड है, 5 रिलेटेड है, ठीक है, 5 वॉज रिलेटेड टू 6 एंड 6 वॉज रिलेटेड टू। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कंडीशन दिया था x+1, ये कंडीशन दिया था, और x कहां से लिया था हमने? सेट ए से लिया था। यहां तक क्लियर है? अब मैं सेट ए को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं सेट बी को। जब फंक्शन एक ही नहीं है, ये देखने के लिए सेट ए को देखते, बट फंक्शन तो है वो। अब हम लोग क्या चेक करना है बोलो? 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 की कंडीशन ये है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उनकी सेट ए में प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। सेट बी में सॉरी एक मिनट वापस, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उनकी सेट ए में प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। समझा कि नहीं? प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ 7 कितने नंबर्स का आंसर है? एक ही नंबर का आंसर है 6। अरे है नहीं? या ऐसा कोई नंबर है क्या जो मैं इधर लिखूं? ऐसे कोई 2 नंबर मुझे बताओ जिनको अगर मैंने यहां पे लिखा तो दोनों का आंसर 7 आएगा। टेल मी 2 नंबर्स जिनको मैं यहां पे लिखूं। तुम बोलोगे यही पे लिखे हुए नंबर्स क्या? नहीं, तुम्हारे माइंड में भी अगर कोई नंबर है तो गिव मी 2 नंबर्स जिनको अगर मैं x की जगह पे रखूंगा तो आंसर 2 आएंगे, सॉरी आंसर 7 ही आएगा। तो नंबर 2 बट आंसर 7। बताओ ऐसे 2 नंबर बताओ। एक नंबर तो 6 है, तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। और एक नंबर बताओ कि जिसके यहां पे लिखने से आंसर अगेन 7 आना चाहिए। हाँ, पॉसिबल है क्या? तो फिर इस फंक्शन में वो पॉसिबल, मतलब यहां पे जितने भी नंबर है वो एक ही नंबर का आंसर हो सकते हैं। अरे है नहीं? तो फिर इनकी प्री इमेज यहाँ पे एक ही होगी कि एक से ज्यादा होगी? और ऐसा है क्या कि पॉसिबल है ये 7 और एक नंबर के लिए पॉसिबल है, बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं, राइट? इसका मतलब सच में ये जो नंबर्स है वो एक एक ही नंबर का आंसर हो सकते हैं, मतलब इनका प्री इमेज एक ही होगा, इसका प्री इमेज एक ही होगा, इसका भी प्री इमेज एक ही होगा। तो सारे एलिमेंट की प्री इमेज एक ही है। तो फिर इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन तो है, बट कौन सा फंक्शन है बोलो? 1 1 फंक्शन। अब हमें ये समझना है ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, ठीक है? व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट of set B has some pre-image in set A। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। बट ये दोनों समझने जरूरी है, तभी आपको इनवर्स फंक्शन समझेगा। क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का हर एक एलिमेंट का हैज सम प्री इमेज इन सेट ए, मतलब कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हैज सम प्री इमेज, मतलब प्री इमेज होनी चाहिए। सम बोला है, एक ही थोड़ी बोला है, मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज रहेगा तो भी बस प्री इमेज होना चाहिए। मतलब जैसे इधर आन दो सब लोग, मान लो सपोज मैंने यहां पे लिखा π/2, फिर लिखा लेट्स इधर आन देता हूं, π/2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर लिखा लेट्स से 2π, फिर लिखा लेट्स से पाई, फिर लिखा 4π, ठीक है? और यहां पे लिखा मैंने 1 0 और -1, 1 0 और -1, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूं कौन से फंक्शन की? तो मैं बात कर रहा हूं cos x की, और ये सेट A है और ये सेट B है, और तुम्हें x जो है वो किस सेट से लेना है? A से लेना है। x की जगह x की वैल्यू जो है वो A से लेनी है। तो अगर मैं π/2 पुटअप करूंगा x की जगह पे, तो cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0, तो फिर π/2 इज रिलेटेड टू 0। फिर मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 0। तो cos 0 इज हाउ मच? 1। तो 0 इज रिलेटेड टू 1। तो 0 का इमेज 1 है, 1 का प्री इमेज 0 है। आगे बोलो, फिर मैं क्या पुटअप करूंगा? 2π। तो सबको पता है, मैंने पहले लेक्चर में तुम्हारा पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज किया था।
तो 0, 2 पाई, 4 पाई ये सब एक ही जगह पे आते हैं, तो इनके लिए आंसर्स भी क्या रहेंगे? तो cos 0 अगर 1 है तो cos 2 पाई भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। फिर पाई, राइट, तो cos 180, पाई तो इधर होता है, तो cos 0 अगर 1 है तो पाई तो उसके ऑपोजिट है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी रहेगी? -1। और आखिर में कौन? 4 पाई, बट 4 पाई वहीं पे आता है जहां पे 2 पाई आता है, तो उसके लिए भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। तो तुमने एक बात नोटिस करी क्या? 1 की प्री इमेजेस कितनी है? 3 है। कितनी है? तो ये पक्का 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 बनने के लिए एक का प्री इमेज एक ही होना चाहिए। जैसे 7 जो है वो एक ही नंबर का आंसर होना चाहिए। 7 2 नंबर का आंसर हुआ तो एक की इमेज 2 हो जाएगी। तो 1 1 बनने के लिए एक नंबर एक का ही आंसर होना चाहिए, एक नंबर एक का ही आंसर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो वो फंक्शन 1 1 होता है। बट यहाँ पे एक नंबर कितने नंबर का आंसर है? 3। तो कितनी प्री इमेज है यहाँ पे? 3 प्री इमेजेस है। बट एक बात तो है, सबकी प्री इमेजेस यहाँ पे है कि नहीं है? है, मतलब ये फंक्शन है। और आगे बात करते हैं, और ये है कि एक की प्री इमेज एक से क्या है? ज्यादा है, तो ये 1 1 तो कौन है ये? क्योंकि ऑन टू में क्या लिखा रहता है? ऑन टू में लिखा रहता है कि सेट बी के जो इमेज, सेट बी के जो एलिमेंट है उनकी बस क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक हो या एक से, बस प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर 1 की प्री इमेज यहाँ पे एक से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फंक्शन है। और ये कौन सा वाला फंक्शन है बोलो? ऑन टू है। बट ये क्या नहीं है बोलो? 1 1 नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू कॉस एक्स या f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये cos x जो है इट इज अ, बोलो, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन नहीं बोलो? 1 1 फंक्शन नहीं है। अरे हाँ या ना? एग्री करते हो क्या? बट एक बात बोलू, जिसको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी भी समझ है, अगर cos ऐसा कर रहा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप साइन भी लोगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो, एक ही आंसर मल्टीपल एंगल के लिए रिपीट होता है। तो अगर आपको पता है साइन में 0 आंसर आता है, तो वो साइन में 0 आंसर 0 डिग्री के लिए भी आता है, 2 पाई के लिए भी आता है, 4 पाई के लिए भी आता है और 6 पाई के लिए भी आता है। इधर जितने भी एंगल है उन सब के लिए साइन का आंसर क्या है? 0। तो फिर आंसर तो एक ही है, बट वो आंसर मल्टीपल एंगल्स के लिए आता है। सो देयरफॉर साइन में भी एक आंसर की प्री इमेजेस कितनी है? बहुत सारी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा है ना। तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बोलो? ऑन टू होते। क्या नहीं हो सकते? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक आंसर मल्टीपल एंगल्स के लिए होता है, एक आंसर। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या नहीं हो सकते? 1 1 नहीं हो सकते। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बोलो? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है समझा? एंगल चेंज होता है बट आंसर क्या होता है? रिपीट होता है। दैट इज फॉर मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स, आंसर इज सेम। सो बहुत सारे एंगल अलग अलग रहेंगे बट आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मोर देन वन प्री इमेजेस हुई ना, 10 मोर देन 1 प्री इमेज। तो मोर देन 1 प्री इमेज हुआ तो फिर ये 1 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होता है वो? ऑन टू। ड्यू टू विच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑन टू and can never be 1 1, can never be 1 1 for full domain। उनकी पूरी डोमेन के लिए वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकते, वो हमेशा ऑन टू ही होते हैं। ठीक है, ये समझा? बट मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। इस एग्जांपल में एक नंबर जो है वो एक का आंसर हो सकता है। तो ये कौन था बोलो? 1 1 था। क्या था ये? राइट। और ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे आते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या बोलो? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है सब लोग इधर आए। तो इनवर्स फंक्शन लिखा है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इनवर्स फंक्शन. व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? अ फंक्शन which is both वन वन एंड ऑन टू. देखते जाओ, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, सच फंक्शन इज कॉल्ड, या सच फंक्शन, ठीक है, इज इनवर्स फंक्शन. ऐसी फंक्शन का क्या इनवर्स करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स. तो ऐसी फंक्शन का मैं इधर लिखता हूं इनवर्स एग्जिस्ट करता है. और वो कैसे लिखा जाता है? एंड रिटर्न एज सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग. मुझे तो फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, तो फंक्शन को लिखा जाता है एफ और ये ए टू बी, ऐसे. फंक्शन विच रिलेट ए विथ बी. तो ये फंक्शन को लिखने की तरीका है. उसका इनवर्स कैसे लिखते हैं? तो इनवर्स इज रिटर्न एज, सब लोग ध्यान दो, इनवर्स इज रिटर्न एज. इनवर्स कैसे लिखते हैं? इनवर्स ऐसे लिखते हैं. तो एफ जो फंक्शन है उसके पावर में -1 लिखा जाता है. फंक्शन की पावर में क्या लिखा जाता है? तो -1 नंबर नहीं है, -1 इनवर्स का सिंबल है. दोबारा बोल रहा हूं, -1 क्या नहीं है? क्या है वो? सिंबल है, इनवर्स का सिंबल. तो बोलो फंक्शन का इनवर्स या इनवर्स फंक्शन. और आगे सुनना, जहां पे ए है वहां पे अभी बी लिखो, और जहां पे बी है वहां पे अभी ए लिखो. मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन या डोमेन एंड रेंज. तो जो पहले डोमेन था वो इनवर्स में क्या बन चुका है? रेंज. और जो पहले रेंज था फंक्शन में वो अभी क्या बन चुका है? डोमेन. तो फिर डोमेन और रेंज को हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं. कब? अगर हमने क्या निकाला? इनवर्स. ये आपको तुरंत दिमाग में नहीं जाएगा, बट जब मैं एग्जांपल दूंगा और तब आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, बट याद रखना कि ये डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन ऐसी होती है. ठीक है, वापस से बोलो, किसी भी फंक्शन को इनवर्स बोलने के लिए या किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए? बोलो, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए. तो तुम बोलोगे सर ऐसा कोई एग्जांपल दो ना, ऐसा फंक्शन का एग्जांपल दो जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है. मैं बोलूंगा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये देखो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था 1 1, ये खाली 1 1 है. तो मैंने 1 1 बोला था, मैंने ये थोड़ी ना बोला था ये ऑन टू नहीं है. ऑन टू क्या होता है? ऑन टू पहले 1 1 क्या होता है याद करो. 1 1 वो होता है जिसकी प्री इमेज एक ही होती है. प्री इमेज, ओके, समझा. और ऑन टू वो होता है जिसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज हो. कुछ ना कुछ क्या हो? प्री इमेज हो. अगर मान लो यहां पे अगर एक नंबर होता, मान लो यहां पे एक 8 नंबर होता, और 8 नंबर किसी का आंसर नहीं होता. 8 नंबर क्या नहीं होता? किसी का भी क्या नहीं होता? आंसर नहीं होता. तो ये 1 1 होता बट ऑन टू नहीं होता. मैं बता दूं कैसे. ऑन टू बोलता है हर एक का क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए. एक होने दो या एक से, बस प्री इमेज होनी चाहिए. तो अब मुझे बताओ इन सब की प्री इमेज है कि नहीं है? एक एक ही है. बट इसकी प्री इमेज है क्या? नहीं है. तो फिर ये ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑन टू सेज हर एक का क्या होना चाहिए? प्री इमेज, वेदर 1 और मोर देन 1, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए. ठीक. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा नंबर लिख दूं जो किसी का आंसर नहीं है, तो फिर ये बन जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा. बराबर है ना. बट ये 1 1 तो रहेगा, क्योंकि जिसका भी इमेज हो कितना है? एक एक ही है. अब मुझे बताओ, सपोज ये 8 अभी मैंने यहां से हटा दिया, क्योंकि वैसे भी 8 आप इधर लिख नहीं सकते. तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर 8 लिखा तो 7 तो होगा ना, है ना. इधर ऐसा तो नंबर होगा जिसका आंसर क्या आता है? 8 आता है. तो अगर मैंने 8 इधर लिखा तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7. तुम बोलोगे नहीं लिखा तो, अरे लॉजिकली तो है ना, बट वैसा. ठीक है, सो 7 तो है ही. तो अब मुझे बताओ सबका इमेजेस इधर कितनी है? एक एक, सॉरी, प्री इमेजेस एक एक ही है कि एक से ज्यादा है? मतलब ये 1 1 है. और सबकी इमेजेस है कि नहीं है? मतलब ये क्या है? ऑन टू है. तो ये 1 1 भी है, और तो इसका क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स. क्या एग्जिस्ट करता है इसका? तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. बट इधर आ जाओ, ये जो cos x है वो क्या है? ऑन टू है. क्या है? बट क्या नहीं है? क्योंकि एक ये इस 1 की प्री इमेजेस कितनी है? एक से ज्यादा है. तो इसका इनवर्स क्या नहीं करता?
एग्जिस्ट नहीं करता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो ऑन टू होते बट क्या नहीं होते, और इनवर्स होने के लिए वो वन वन भी होने चाहिए। और तो अगला पॉइंट मेरा क्या रहेगा, तो अगला पॉइंट ये रहेगा, एज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, as all trigonometric functions are onto but never one one, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू है बट कभी भी क्या नहीं है, वन वन नहीं है। क्यों वन वन नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर मल्टीपल एंगल के लिए रिपीट होता है। ऐसे इतने सारे, मैं इनफाइनाइट एंगल दे दूंगा तुमको जिनका आंसर क्या है, सेम है ना, जैसे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, इन सब के लिए कॉस का आंसर कितना है, 1, इन सब के लिए साइन का आंसर कितना है, 0, इन सब के लिए टैन का आंसर भी कितना है, 0। तुमको टेबल लर्न होनी चाहिए। तो एंगल अलग अलग है बट आंसर क्या है, तो उस वन की प्री इमेजेस इतने सारे एंगल है बट एक की प्री इमेज एक ही होगा तो वन वन होगा ना, बट इधर एक की प्री इमेज एक से काफी ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, ऑन टू हुआ, वन वन नहीं हुआ। तो इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर फंक्शन वर्ड डाल दो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑन टू बट नेवर वन वन, हेंस their inverse, hence inverse of trigonometric functions does not exist। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या नहीं एग्जिस्ट करता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, समझा ना, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो ऑन टू है बट क्या नहीं है, राइट। और इनवर्स निकलने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, हाँ राइट, इस x+1 जैसा होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, ओके। बट तुम में से कोई बोलेगा सर जो चैप्टर आप सिखाने जा रहे हो उसका नाम तो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तो है और आप बोल रहे हो इनवर्स नहीं है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कुछ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं होता, ठीक। बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने का कोई तरीका ही नहीं है तो फिर हमें फिजिक्स में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज आपको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है और आपको पता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, v²/rg। तो tan को उधर भेजा तो tan का क्या हो जाएगा, इनवर्स, और फिर थीटा निकल के आ जाएगा। अरे तो थीटा को अगर निकालना है तो tan को हटाना या tan को उधर भेजना जरूरी है, और tan को इधर भेजना मतलब tan का क्या निकालना। तो tan का अगर इनवर्स नहीं निकला तो ये थीटा कभी निकलने वाला, या एंगल ऑफ बैंकिंग कभी मिलने वाला। बट एंगल ऑफ बैंकिंग तो चाहिए हमें, प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, रोड डिजाइन करना है, एक्सीडेंट थोड़ी होने देने, अरे आया नहीं। सो देयरफॉर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स चाहिए, बराबर है। पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के लिए क्या करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के लिए क्या करेंगे ये सिखाने के पहले तुमको 11th स्टैंडर्ड से और भी कुछ याद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, वो है दैट इज रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज याद आनी चाहिए। अगर आपको ये याद आ गया तो मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूं जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता बट फिर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे कैसे फाइंड आउट कर सकते, तो पहले डोमेन और रेंज याद करो। क्या होता था डोमेन, तो डोमेन होता था सेट ऑफ ऑल एंगल्स फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड। वो सारे एंगल का सेट जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। मतलब क्या, मतलब जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो आपको पता है x की जगह पे क्या पुटअप करने होते हैं, एंगल, क्योंकि एंगल की जगह है ना। तो यहाँ पे ऐसे एंगल पुट करेंगे जिसके लिए साइन का आंसर हमेशा क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ के कुछ भी आए, राइट। तो ऐसे सारे एंगल का सेट जिनके लिए कुछ ना कुछ साइन का कुछ ना कुछ क्या आता है, आंसर आता है।
ऐसे सारे एंगल्स के सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और अब आगे रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आंसर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आंसर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी पॉसिबल आंसर्स है, उन पॉसिबल आंसर्स का क्या बनाएंगे बोलो? सेट। और उस आंसर्स की सेट को क्या बोलेंगे? रेंज, है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल पुटअप करेंगे, उन एंगल की सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। और जो आंसर का सेट आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, राइट? एक बात याद रखना, आंसर की सेट में कभी भी इनफाइनाइट इंक्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट में, इधर आन दो, अगर आपने आंसर की सेट में इनफाइनाइट ये ले लिया, इनफाइनाइट मतलब इंफिनिटी, तो अगर आप सेट में इंफिनिटी लेते हो तो सेट, वैसे सेट का डेफिनेशन क्या था 9th स्टैंडर्ड में? सेट का डेफिनेशन था दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट डिफाइंड हो उनका कलेक्शन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? सेट। बट इंफिनिटी, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, उसका नाम इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड क्यों रखा गया है? बिकॉज वो डिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड नहीं वो सेट में इंक्लूड हो सकता है क्या? तो जस्ट रिमेंबर कि इंफिनिटी या इनफाइनाइट ये आंसर कभी भी हम लोग सेट में क्या नहीं करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, आगे बढ़ने के पहले आपको यह भी याद होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। तो अगर मैं क्लोज इंटरवल 3,8 लिखूं और ओपन इंटरवल 3,8 लिखूं तो इसका मतलब क्या है? तो क्लोज इंटरवल 3,8 का मतलब होता है ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8, इंक्लूडिंग 3 एंड 8। ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8, इंक्लूडिंग 3 एंड 8। अगर इसी चीज को मैं अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो ऐसा, ये 3 है, ये 8 है, तो ऐसा सेट जिसमें 3 और 8 के बीच के नंबर भी आएंगे, 3 और 8 के बीच के नंबर भी आएंगे, और 3 भी आएगा और 8 भी आएगा, राइट? क्लियर है कि नहीं? कौन बताएगा मुझे 3 और 8 के बीच में कितने नंबर है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 3 एंड 8? हाँ, किसी का आंसर 3 या 4 है ना, तो उसको ना घर बैठना चाहिए भाई, अपना कुछ नहीं हो सकता। 3 और 8 के बीच में कितने रियल नंबर्स है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, राइट? जैसे 3.1 हुआ, 3.01 हुआ, 3.001 हुआ, 3.0001 हुआ, ऐसा चलता ही रहेगा। तो वो खाली 3.1 वाला ही किस्सा सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे तो कितने नंबर्स होंगे फिर? सो देयरफॉर इधर इनफाइनाइट नंबर्स है, इसलिए आप ऐसा इंटरवल यूज करते हो, क्योंकि इतने नंबर्स कैसे लिखेंगे? और अगर मान लो आपको 3 और 8 के बीच के नंबर चाहिए, बट 3 और 8 नहीं चाहिए, तो फिर आप लोग ओपन इंटरवल यूज करते हो। तो इसका मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर्स बिटवीन, बोलो, 3 एंड 8, बट एक्सक्लूडिंग 3 एंड 8। तो नंबर लाइन पे अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो, ये 3 है, ये 8 है, तो 3 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना, जो नहीं लेना है उसके ऊपर होल्ड करते हैं, बट उसके बीच वाले नंबर लेने हैं। तो ये मीनिंग है ओपन इंटरवल का, और ये मीनिंग है क्लोज इंटरवल का, राइट? और कुछ क्लोज ओपन भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, तो जिसकी तरफ ओपन है वो नहीं लेना है, और जिसकी तरफ क्लोज है वो लेना है, राइट? तो ये तो इजी है। एनीवेज, तो हमें क्या सीखना है? वापस बोलो, हमें सीखना है डोमेन एंड ऑफ। सो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव? वी हैव टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन सीखना है, राइट? उसके बगैर आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं समझ पाओगे। तो चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो पहला फंक्शन हम लोग लेते हैं साइन एक्स, ठीक है? तो साइन एक्स का हम लोग डोमेन और रेंज समझते हैं। तो डोमेन और रेंज समझने के लिए पहले डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब है वो सारे एंगल्स का सेट जो आप लोग साइन में पुटअप कर सकते हो, और जिसके लिए साइन का आंसर क्या आता है? डिफाइन। तो सारे एंगल चेक करने के लिए, या सारे एंगल्स कैसे कैसे दिखाते हैं, तो इधर ध्यान दो, 0, 2 पाई, 4 पाई, आपको पता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। वाई एक्सिस पे कौन आते हैं बोलो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, सो ऑन, राइट? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना है? 0, और बढ़ के वो एंगल कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पे एंगल 90 है, तो 0 और 90 के बीच का एंगल क्या है? तो वो इधर है। अरे आया नहीं? जैसे इधर एंगल 90 और इधर कितना है? 180,
तो वो 90 और 180 के बीच का एंगल कहाँ है? इधर है। 90 से आगे क्या है? 91 डिग्री, 92 डिग्री, 189 डिग्री, तो वो सब इधर है ना, ठीक है, 179 डिग्री सॉरी, तो यहां तक 180 है, तो 180 डिग्री के आगे वाले एंगल कहाँ है? इधर है। टिल यहां तक कितना है? 270 डिग्री, और 270 डिग्री के आगे का एंगल यहां तक है टिल 360, और ऐसा बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई एंगल नहीं जो मैं देख नहीं रहा हूं। तुम बोलोगे 1 लाख डिग्री कहाँ है? तो है इधर कहीं पे, कि नहीं है? क्योंकि घूमते रहोगे तो एंगल आते ही रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे सारे एंगल है कि सारे एंगल नहीं है? तो अब मुझे बताओ फटाफट से, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 180 कितना होता है? 0, क्योंकि इधर 0 है तो इसके अपोजिट भी क्या रहेगा? और साइन 3π/2 कितना होता है? क्योंकि इधर 1 है तो उसके अपोजिट क्या रहेगा? ओके, तो आगे सुनना फटाफट। तो एक बात बताओ, आपने अगर देखा होगा तो साइन का आंसर कभी भी क्या नहीं आ रहा है? नॉट डिफाइन नहीं आ रहा है, क्या आया? ठीक है, साइन का आंसर कभी भी नॉट डिफाइंड, मतलब साइन सारे एंगल्स के लिए क्या है? डिफाइंड है, और सारे एंगल्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो अगर मैं तुमको साइन का डोमेन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? साइन के डोमेन में आएगा ऑल एंगल्स, और एंगल्स का मैथमेटिकल सिंबल क्या है? आर, बराबर है। अब मुझे साइन का चाहिए रेंज। रेंज मतलब सेट ऑफ आंसर्स, कि साइन के आंसर का सेट क्या है, मतलब साइन के जितने भी आंसर्स आएंगे उनका हमें क्या बनाना है? बोलो सेट। ओके, चलो बनाते हैं सेट। पहले रियल नंबर का लाइन खींचो यहां पे, बोलो सबसे पहला आंसर कितना आया? 0, राइट। फिर आंसर 0 आया, आंसर 0 आया 0 डिग्री के लिए, फिर हमने एंगल बढ़ा के कितना कर दिया? 90 डिग्री। एंगल 0 से कितना कर दिया? तो आंसर भी 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। आंसर 0 भी हुआ, आंसर 1 भी हुआ। बट तुम में से कोई बोलेगा सर ये आपने खाली 0 और 90 के लिए बोला, ऐसा 0 और 90 के बीच में भी तो एंगल है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, उनके लिए क्या? उनके लिए आंसर क्या है? तो मैं बोलूंगा रेंज देखो, 90 डिग्री के लिए आंसर 1 है, 0 डिग्री के लिए आंसर 0 है, तो फिर मिनिमम आंसर 0 है और मैक्सिमम आंसर, तो बीच वाले एंगल के लिए आंसर भी 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो इधर जो भी आंसर है उनका सब, ये जितने भी एंगल है उन सब के लिए आंसर 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 1 है और मिनिमम आंसर, तो बीच के एंगल के लिए आंसर भी इन दोनों के, तो इन दोनों के बीच में मतलब यहां कहीं पे, राइट। तो फिर आंसर किसके बीच में आ रहा है? बोलो 0 और 1 के बीच में, राइट, कोई भी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एंगल 90 से बढ़ा के क्या कर दिया? 180। तो एंगल अगर 90 से 180 कर दिया तो आंसर दोबारा से 1 से कितना हुआ है? 0 हुआ है, 1 से। बट अगेन कोई बोलेगा कि सर आपने खाली ये 90 और 180 के लिए आपने बोला ऐसा, बट 90 और 180 के बीच में 91 डिग्री है, 100 डिग्री, 110 डिग्री है, उसका क्या? उनके लिए आंसर कहां रहेगा? तो उनके लिए आंसर 1 और 0 के बीच में रहेगा। बट 1 और 0 के बीच में मतलब वापस से यही, अरे है नहीं। बट तुम बोलोगे पॉजिटिव कैसे बोल रहे हो आप? वो इसलिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए बोल रहा हूं। अब आगे आते हैं। अब हमने एंगल को बढ़ा के 180 से कितना कर दिया? 270। 180 से, तो आंसर 0 से कितना हो गया? -1, -1 आंसर आ गया। बट तुम में से कोई बोलेगा सर 180 और 270 के बीच में 181 डिग्री है, 182 डिग्री है, 200 डिग्री है, 225 डिग्री है, 240 डिग्री है, 269.9 डिग्री है, उन सारे एंगल के लिए आंसर क्या? तो वंस अगेन उन सारे एंगल के लिए आंसर 0 और -1 के बीच में, इस रेंज में, अरे है नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर्स भी क्या रहेंगे? नेगेटिव, मतलब यहाँ आंसर्स आएंगे, अरे है नहीं। एंड देन यू मूव फ्रॉम 270 टू कितना? 360, तो आंसर -1 से दोबारा क्या हुआ है? 0। बट फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो -1 और 0 के बीच में मतलब कौन सा वाला? नेगेटिव वाला, राइट। तो तुमने क्या नोटिस किया? साइन का आंसर क्या आया? 1 आया, और क्या आया? 0, और उसके बीच में भी आया। फिर साइन का आंसर -1 आया और 0 आया, और उसके बीच में भी आया। बट आपने सारे एंगल चेक करके हुए आंसर कभी भी 1 से ज्यादा, -1 से कम, मतलब साइन का आंसर एक तो -1 है या 1 है या उसके बीच में। तो साइन का रेंज हुआ -1, 1, राइट, क्लोज इंटरवल -1, 1।
क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि -1 भी आता है, 1 भी आता है और उसके बीच में भी आता है। तो ये हो गया आपका रेंज। किसका रेंज हुआ बोलो? साइन का रेंज हुआ। कुछ डाउट है अभी यहां तक? ओके, सो ये हुआ डोमेन और ये हुआ रेंज साइन का। ठीक है, अब आगे तुम्हें समझा ना? रेंज क्या होता है? जो आंसर का सेट है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। और जिन एंगल्स के लिए साइन डिफाइंड है उन एंगल्स की सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। तो साइन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला, समझा कि नहीं? अब किसका निकालेंगे बोलो? कॉस का, राइट? सो वापस से सेम 0, 2 पाई, 4 पाई, पाई, 3 पाई, so on, pi by 2, 5 pi by 2, so on, 3 pi by 2, 7 pi by 2, so on। ठीक है, शुरू हो जाते हैं, जल्दी से बोलो। cos 0 कितना होता है बोलो? 1। cos 90 कितना होता है? 0। cos 180 कितना होता है? -1। यहाँ पे 1 तो इधर -1। फिर cos 3 pi by 2, cos 270 कितना होता है? 0। ठीक है, चलो समझते हैं अभी इसको। और हम लोग किसका रेंज देख रहे हैं बोलो? कॉस का। कॉस का या कॉस का फुल नेम है कोसाइन, और साइन का फुल नेम है साइन, SINE। ठीक है, चलो इधर आन दो। सबसे पहले चेक करते हैं उसका डोमेन। तो एक बात बताओ, हमने सारे एंगल चेक कर लिए ना? इस सिस्टम में सारे एंगल कवर होते कि नहीं होते? कभी भी आंसर नॉट डिफाइंड आया क्या? कहीं दिखा तुमको नॉट डिफाइंड? इसका मतलब कोसाइन या कॉस भी किसी एंगल के लिए नॉट डिफाइंड होता। तो आपको पता है वो सारे एंगल के लिए डिफाइंड है। फिर तो सारे एंगल के लिए डिफाइंड है, तो इसका भी डोमेन कितना आएगा? आर आएगा। आर मतलब ऑल एंगल्स, क्योंकि सारे एंगल के लिए डिफाइंड है वो। तुम्हें समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? डोमेन में वो एंगल आते हैं जिनके लिए वो फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। यहाँ पे ऐसा कोई एक एंगल नहीं जिसके लिए नॉट डिफाइंड आंसर आया हो, तो सारे एंगल डोमेन में आएंगे ना। अब आएंगे आगे, निकालेंगे रेंज। रेंज मतलब क्या? आंसर का सेट। तो चलो रेंज निकालने के लिए नंबर लाइन का हम लोग यूज करेंगे। बोलो सबसे पहले cos 0 के लिए आंसर कितना आया? 1, तो 1 आया। फिर हमने एंगल बढ़ा के 0 से कितना कर दिया? 90। तो हमारा आंसर 1 से कितना हुआ? 0। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 1 से 0। बट तुम लोग बोलोगे सर ये 0 और 90 के लिए आप बोल रहे हो, बट 0 और 90 के बीच में जो एंगल है उनके लिए क्या? तो उनके लिए आंसर किसके बीच में बोलो? 1 और 0 के बीच में। तो 1 और 0 के बीच में मतलब यहाँ। सो इस तरीके से कॉस का आंसर 1 भी आता है, 0 भी आता है और उसके बीच में भी आता है। देन हमने एंगल बढ़ा के 90 से कितना कर दिया? 180। 90 से देखते जाओ, 90 से 180 किया तो आंसर 0 से कितना हुआ? -1। तो आंसर -1 आया। बट कोई मुझे पूछेगा कि सर 90 से बड़े एंगल जो है और 180 से छोटे एंगल जो है, जो 90 से बड़े मतलब 91 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, उनके लिए आंसर का क्या? तो वो सारे एंगल कहां आते? इधर बीच में आते। तो एंगल बीच में आते तो आंसर भी इसके बीच में रहेगा। किसके बीच में? 0 और -1 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में मतलब निगेटिव। और वो सच भी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस तरीके से कॉस का आंसर निगेटिव भी आता है, -1 भी आता है और निगेटिव भी आता है। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने एंगल बढ़ा के कितना कर दिया? 180 से 270। तो आंसर दोबारा -1 से कितना हुआ? 0। बट थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ऑल सिल्वर टी, तो टैन पॉजिटिव है तो कॉस क्या रहेगा? निगेटिव। तो आंसर दोबारा निगेटिव रहेंगे, मतलब इधर आया आंसर। और आपने एंगल बढ़ा के अभी कितना कर दिया? 270 से 360। तो आंसर दोबारा 0 से कितना हुआ? 1। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो 0 से 1 मतलब कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला, राइट? तो अब मुझे बताओ, आपने एक बात नोटिस करी क्या? आंसर कभी भी 1 से क्या नहीं आया? ज्यादा नहीं आया। आया कभी? -1 से कम आया है क्या? नहीं। तो आंसर हमेशा किसके बीच में आया? -1 और 1 के बीच में, और एज वेल एज -1 और 1 भी आया। तो फिर आप लोग आंसर को क्या लिखेंगे? -1 भी आया, 1 भी आया और उसके बीच में भी आया। तो ये हो गया रेंज। तो क्या आप देखोगे तो साइन और कोसाइन का डोमेन और रेंज एग्जैक्टली कैसा है? सेम है। अरे आया नहीं? साइन का भी डोमेन यही है, ऑल एंगल्स के लिए वो डिफाइंड है। और साइन का भी आंसर -1 और 1 के बीच में आता है, राइट? और कॉस का भी आंसर वैसे आता है। इसलिए तो कॉस को बोलते हैं कोसाइन, मतलब साइन जैसा, है कि नहीं? तो आपका डोमेन और रेंज हो गया, साइन का हुआ और कॉस का हुआ, राइट? अब आते हैं हम लोग टैन के बारे में। तो टैन का डोमेन और रेंज निकालते हैं अभी।
ओके, सो ध्यान देना अभी यहाँ पे, अभी tan का डोमेन और रेंज चेक करना है। तो अब बताओ tan 0 अगर मैं पूछूं तो कितना आता है? 0। tan 0 0 होता है, इतना सोच के क्या आंसर होता है? tan पाई बाई 2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। tan 180 कितना होता है? इधर 0 तो उसके अपोजिट में भी क्या आएगा? और tan 3 पाई बाई 2 पूछा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इधर नॉट डिफाइंड है तो उसके ऑपोजिट भी क्या रहेगा? अच्छा, तो यहां से पहली बार हमें ऐसा फंक्शन मिला है कि जो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड हो रहा है, बराबर है। तो अब ध्यान देना, डोमेन थोड़ी देर में ढूंढते, पहले रेंज ढूंढते, इस बार पहले रेंज ढूंढते, राइट? ठीक से सुनना, रेंज ढूंढने के लिए क्या करूंगा? तो नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 0 हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ, ये भी इनफाइनाइट हुआ, राइट? आप चाहिए तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये निगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। एनीवेज, बट ऐसा पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट कुछ होता नहीं, वैसे इनफाइनाइट ही होते हो। तो चलो शुरू हो जाते हैं, बोलो tan का आंसर सबसे पहले क्या आया? 0 0 एंगल के लिए, एंगल 0 से शुरू होता है ना, तो एंगल जहां से शुरू हुआ तो आंसर कितना आया बोलो? अरे पहला एंगल क्या है, तो आंसर भी क्या है? तो 0 से आंसर शुरू हुआ tan का। फिर जब हमने एंगल बढ़ाया 0 से, कितना एंगल किया? 90 90 कर दिया, एंगल कितना कर दिया? 0 से, तो आंसर बढ़ के 0 से कितना हुआ? इनफाइनाइट हुआ। 0 से इनफाइनाइट, समझता है क्या ये पूरा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, अच्छा आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो एंगल 0 और 90 के बीच में, जो एंगल 0 और, उन एंगल के लिए आंसर 0 और इनफाइनाइट के, सो ये जो एंगल है बीच में 61 डिग्री, 62 डिग्री, 50 डिग्री, 49 डिग्री, 10 डिग्री, 89 डिग्री, उनके लिए आंसर 0 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा। 0 और इनफाइनाइट के बीच मतलब इधर, राइट? बट इधर किस टाइप के नंबर आते हैं? तो इधर ऑल टाइप के नंबर आते हैं, इधर 1 भी आता है, 10 भी आता है, 1000 भी आता है, 1 करोड़ भी आता है, 10 करोड़ भी आता है। मतलब tan का आंसर कभी 10 करोड़ आएगा क्या? राइट? जैसे tan 0 0 लेते हैं, वैसे tan और कोई एंगल इज इक्वल टू 10 करोड़ आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि tan का आंसर कहां तक जाता है? तो फिर उसके कंपैरिजन में तो 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो tan का आंसर बेसिकली कुछ भी आ सकता है, tan का आंसर 10,000 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है कि नहीं? सो देयरफॉर tan का जो आंसर है 0 और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में कौन होते हैं? तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। कौन होते हैं? ओके, अब आगे सुनना, सारे एंगल चेक करके हुए नहीं, अभी बाकी है, अभी तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक हुआ है। अब मुझे बताओ एंगल आप लोग 90 से कितना कर दोगे? 180। तो एंगल बढ़ा दिया आपने, तो एंगल बढ़ा दिया तो आपका आंसर इंफिनिटी से कितना हुआ? 0। इंफिनिटी से, तो अब एंगल इंफिनिटी से, सॉरी आंसर इंफिनिटी से 0 हुआ है। अब मुझे बताओ जो एंगल इधर बीच में 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, वो एंगल तो इधर बीच में रहेंगे, तो उनके लिए आंसर किसके बीच में रहेगा? इंफिनिटी और 0 के। तो क्या इधर रहेगा क्या वो आंसर? तो आंसर इज नो, वो आंसर इधर रहेगा। क्यों बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? ऑल सिल्वर, तो सिल्वर मतलब एस मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, तो tan यहाँ पे क्या हुआ? तो फिर इंफिनिटी और 0 के बीच में आंसर तो है, बट वो आंसर निगेटिव हुए कि पॉजिटिव हुए? सो फिर वो आंसर इधर हुए। तो तुमने एक बात नोटिस करी, tan का आंसर पॉजिटिव रियल नंबर भी आ रहा है, tan का आंसर नेगेटिव रियल नंबर भी आ रहा है, और tan का आंसर क्या आ रहा है? 0 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो अब पूरा रियल नंबर का लाइन तो भर गया है, और आगे कुछ चेक करते बैठने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल नंबर किसके आंसर आ रहे हैं? tan के आ रहे हैं। अभी आगे आगे और चेक करके कोई नया नंबर ऐड होने वाला है क्या? नहीं, नंबर खत्म हो चुके। तो tan का आंसर क्या आता है? तो tan का आंसर आता है ऑल रियल नंबर्स। क्या आता है? और ऑल रियल नंबर्स का सिंबल है R। तो tan का आंसर बेसिकली कुछ भी हो सकता है, मतलब tan ऐसा फंक्शन है, जैसे तुम बोलोगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने अभी अभी दो फंक्शन पढ़े, साइन और कॉस, जिनका आंसर हमेशा किसके बीच में होता है? -1 और 1 के बीच में, है ना? ना 1 से ज्यादा ना -1 से, बट आपने अभी अभी tan पढ़ा, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है,
1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए tan में आंसर 5 भी आता है, 10 भी आता है। आप लोग tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी सॉल्व करते हो फिजिक्स में, अरे हाँ याद है कि नहीं? तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी कुछ भी आ सकता है, बिकॉज वो बेसिकली किसका आंसर है? tan का, और tan का आंसर पूरा रियल नंबर लाइन पे कोई कुछ भी हो सकता है, समझे कि नहीं? ओके चलो, ये तो हुआ tan का रेंज। अब हमें क्या पता करना है? tan का डोमेन। यहां पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, tan का रेंज तो थोड़ा इजी था। डोमेन क्या होता है? डोमेन में वो एंगल आते हैं जिनके लिए tan क्या हो? डिफाइंड हो। मतलब आपको डोमेन में वो एंगल नहीं लेने जिनके लिए tan क्या हो? नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास इतने एंगल अवेलेबल है, हमारे पास इतने एंगल अवेलेबल है, इतने मतलब ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स को आप लोग क्या बोलते हो? आर बोलते हो। तो हमारे पास आर एंगल अवेलेबल है। बट क्या सारे एंगल के लिए tan डिफाइंड है क्या? नहीं, क्योंकि tan में नॉट डिफाइंड आंसर आता है। साइन और कॉस में हमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साइन और कॉस में कभी भी आंसर क्या नहीं आया? नॉट डिफाइंड नहीं आया। तो साइन और कॉस सारे एंगल के लिए डिफाइंड थे, बट tan के लिए ऐसा नहीं है। tan कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइंड नहीं है। कौन से एंगल्स के लिए tan डिफाइंड नहीं है बोलो? जो एंगल वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। जो एंगल कहां पे लाई करते हैं? तुम देखो इन एंगल्स के लिए tan का आंसर क्या आ रहा था? नॉट डिफाइंड। चेक करो आप लोग। तो जिन एंगल्स के लिए आंसर नॉट डिफाइंड आता है वो एंगल आप नहीं ले सकते। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर आपने वो एंगल डोमेन में लिए तो फिर उन एंगल का आंसर नॉट डिफाइंड आपको कहां लेना पड़ेगा? रेंज में। और सबको पता है रेंज में आप लोग नॉट डिफाइंड को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो रेंज में नॉट डिफाइंड को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो वो जिस एंगल के लिए वो आंसर है वो एंगल किस में नहीं लिया जा सकता? डोमेन में नहीं लिया जा सकता। समझा क्या? सो डोमेन से कुछ किस एंगल को हटाना पड़ेगा बोलो? जो कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे, राइट? तो उनको हटाना है। तो उनको कैसे हटाएंगे? तो वाई एक्सिस पे कौन से एंगल होते? तो वाई एक्सिस पे एंगल होते ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मुझे सारे एंगल में से हटाना है। हटाना है मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है बोलो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये इन एंगल को मुझे हटाना है, राइट? तो अब मुझे बताओ आर माइनस ऑड मल्टीपल को, ऑड को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2n-1, और मल्टीपल कितना हुआ? पाई बाई 2। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाई 2। तो अब बताओ ऑल एंगल में से क्या किया? हटा दिया, निकाल दिया। किसको निकाल दिया? जल्दी बोलो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 निकल गए तो कौन से एंगल बचे? जो बीच में है और जो एक्स एक्सिस में, क्योंकि उनके लिए आंसर क्या नहीं है अभी? नॉट डिफाइंड नहीं है। उन सबके लिए आंसर क्या है? डिफाइंड है। तो हमने वही हटा दिए जिनके लिए आंसर क्या आता है बोलो? नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया tan का क्या बोलो? डोमेन। और ये हुआ tan का रेंज। तो tan का आंसर बेसिकली रियल नंबर पे कुछ भी आ सकता है, और tan के डोमेन में और y एक्सिस पे जो एंगल है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जिसको बोलते हैं वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए tan क्या है बोलो? नॉट डिफाइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन बोलो, बोलो कौन है? cot x। सो अगेन, सो वंस अगेन इधर आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, इधर पाई पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सॉरी 7 पाई बाई 2, और इधर पाई, 3 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो अब यहाँ हाँ, सो अभी किसका रेंज और डोमेन डिसाइड करना है? कॉट का। 100% ध्यान इधर होना चाहिए। एक तो 11 स्टैंडर्ड का काम है वो कर रहा हूँ, सो कॉन्सेंट्रेट करो, मेरा टाइम एक तो बर्बाद हो रहा है। हाँ बोलो। सो कॉट, कॉट 0 होता है कितना है? कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉट 180 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इधर नॉट डिफाइंड इधर भी नॉट डिफाइंड। और कॉट 3/7, कॉट 270 कितना होता है? इधर 0 तो इधर भी 0। कितना सिंपल है रे। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो कॉट 0 मुझे चाहिए, तो वो होगा 1/tan 0, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कॉट 0 इज इक्वल टू 1/tan 0। तो tan 0 कितना होता है? 0, राइट? और 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। इसलिए कॉट 0 कितना आता है? नॉट डिफाइंड। अब क्या बोलूं, टेबल तो लर्न होना चाहिए, भिखारी जैसा कुछ भी लर्न नहीं तुमको। सो कॉट, ठीक है, यहाँ पे हो गया चेक। सो पहले हम लोग इसका रेंज चेक करते हैं, डोमेन बाद में कर लेंगे। रेंज, रेंज चेक करने के लिए वापस से 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो बोलो
सबसे पहला एंगल कितना था 0, बट आंसर क्या है नॉट डिफाइंड, तो यहां से आंसर शुरू होगा। फिर एंगल जब 0 से कितना कर देंगे 90, तो आंसर नॉट डिफाइंड से कितना होगा 0, तो नॉट डिफाइंड से 0 और ये पॉजिटिव है, तो नॉट डिफाइंड से 0 मतलब ये, समझा। और जो बीच में एंगल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 89 डिग्री वो सब एंगल, उनके लिए आंसर नॉट डिफाइंड और 0 के, तो नॉट डिफाइंड और 0 के बीच में मतलब ये, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक काम करो एंगल बढ़ा दो, 90 से कितना कर दो 180, तो एंगल बढ़ा दोगे तो आंसर 0 से दोबारा कितना हो रहा है नॉट डिफाइंड 0 से, बट जो बीच वाले एंगल है उनके लिए आंसर कितना रहेगा, तो उनके लिए आंसर 0 और नॉट डिफाइंड के बीच में रहेगा। बट आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब। तो अगर आप बोलोगे कि इन एंगल्स के लिए आंसर 0 और इंफिनिटी के बीच में होगा, तो वो आंसर नेगेटिव रहेंगे कि पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो 0 और इंफिनिटी के बीच में मतलब नेगेटिव। तो ये हो गया क्वाट का आंसर 0 और इंफिनिटी के बीच में, तो वो नेगेटिव रियल नंबर हुआ। अब मैं बोलूंगा और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और ज्यादा नंबर चेक करने के लिए बचे ही नहीं, एंगल बचे बट क्या नहीं बचे, नंबर्स नहीं बचे, खत्म हो गए ना, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर भी आ रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, इसका मतलब कॉट का जो आंसर है वो कोई भी क्या आ सकता है रियल नंबर्स। सो अगर तुमसे ये पूछा कि कॉट का आंसर क्या आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर कॉट का आंसर आ सकता है, और उसके लिए सिंबल क्या है आर। अब हम लोग कॉट का करेंगे डोमेन, राइट। आपको पता है डोमेन में वो एंगल नहीं चलते जिनका आंसर क्या है नॉट डिफाइंड, बराबर है। तो अब मुझे बताओ हमारे पास सारे एंगल है, सारे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं आर, तो आर में से कुछ एंगल निकालने पड़ेंगे, कौन से निकालने पड़ेंगे जिनके लिए आंसर क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड। तो आप अगर ठीक से देखोगे तो जो एंगल एक्स एक्सिस पे है उनके लिए आंसर क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड, और जो एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनको मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं, बिकॉज ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसको क्या बोलते हैं मल्टीपल ऑफ पाई। और मल्टीपल ऑफ पाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एन पाई से। जिन्होंने ये जिनको 11 में पढ़ा नहीं, मैंने ये दोबारा रिवाइज करा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो पहला लेक्चर मैंने तुम्हें बोला था, वो अगर तुमने अटेंड नहीं किया तो वीडियो देख लो करके, तो वहां पे मैंने सारा समझाया था कि ऑड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इवन के लिए क्या लिखते हैं, और मल्टीपल के लिए क्या लिखते हैं, जस्ट मल्टीपल के लिए। तो तभी मैंने समझाया था कि अगर इवन और ऑड दोनों चाहिए तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है बोलो एन पाई। तो आप बताओ ऑल एंगल में से आपने क्या किया रिमूव किया, किसको रिमूव किया मल्टीपल ऑफ पाई को। क्यों रिमूव किया, क्योंकि उनके लिए आंसर क्या होता है नॉट डिफाइंड होते, और डोमेन में वो एंगल नहीं चलते जिनके लिए आंसर क्या रहे बोलो नॉट डिफाइंड रहे। यहां तक समझा। और तुमने एक बात नोटिस करी हो तो मैं बार बार ब्रैकेट कैसा करता हूँ करली ब्रैकेट करता हूँ, ये सब कारण क्या मालूम है क्या, करली ब्रैकेट इसलिए करते क्योंकि आपको सिंगल सिंगल वैल्यू निकालनी रहती है। क्या निकालनी रहती है राइट, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए, मतलब खाली मल्टीपल ऑफ पाई निकलनी चाहिए ना, बाकी सब निकलनी चाहिए क्या नहीं। तो अगर आपको पूरा इंटरवल निकालना होता तो मैं क्लोज या ओपन इंटरवल यूज करता, बट अगर आपको एक एक वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या यूज करते बोलो करली ब्रैकेट, समझा कि नहीं। ओके सो इस तरीके से ये हो गया आपका डोमेन और ये हुआ रेंज, ठीक है। चलो ये किसका डोमेन और रेंज हुआ कॉट का। अब बचा कौन बोलो सेक एक्स, ठीक है। अब सेक एक्स का डोमेन और रेंज करेंगे, ठीक है। सो ध्यान दो अब यहाँ पे सेक एक्स का रेंज जो है वो तो मैं ओरली करवा सकता हूं। चलो एक काम करते हैं सेक एक्स का रेंज ओरली कर लेते हैं, क्यों क्योंकि टाइम में जाता है फुकट में। तो कैसे रेंज करेंगे, मतलब आपको ये पता करना है कि सेक एक्स का आंसर क्या आएगा, अरे आया नहीं तो ठीक से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे तो सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, और अगर आपको याद होगा तो कॉस का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आता है, मतलब कॉस का आंसर 1 आता है -1 आता है और उसके बीच में आता है, अरे आता है कि नहीं आता है। बट जो सेक है वो कॉस का क्या है रेसिप्रोकल है, तो उसका आंसर उसके ऑपोजिट में आएगा। तो फिर सेक का आंसर क्या आएगा, तो सेक का आंसर -1 और 1 के बीच में, तो 1 आएगा, 1 मतलब इधर आएगा, देखो सेक का आंसर 1 से 1 भी आ सकता है 1 से ज्यादा आएगा, -1 भी आएगा -1 से कम आएगा, बट -1 और 1 के बीच में कभी भी, वापस बोल रहा हूं सेक जो है किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का आंसर अगर -1 और 1 के बीच में, तो सेक का आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, राइट। तो उसको कैसे लिखेंगे,
तो मुझे बताओ ये जो सारे नंबर है रियल नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है उनको क्या बोलते हैं? आर। आर में से हमें पता है कि ये हमारा जो सेक का आंसर है वो -1 और 1 के बीच में आता नहीं है, तो आपको आर में से -1 और 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक के आंसर होते नहीं है। क्लोज इंटरवल क्यों नहीं? क्योंकि सेक में -1 आंसर आता है, +1 आंसर आता है, बट -1 और 1 के बीच में नहीं आता, इसलिए आपको ओपन इंटरवल लेना चाहिए। और फिर भी दिमाग में नहीं गया तो आप ऐसे कर लो। फिर मुझे बताओ, इधर 0, 2 पाई, 4 पाई, इधर कितना पाई, 3 पाई, और इधर पाई बाई 2, 5 पाई बाई, सॉरी 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, राइट। तो अब मुझे बताओ सेक 0 कितना होता है? तो सेक 0 का आंसर है 1, सेक 0 इज 1। सेक 90 कितना होता है? ऑफकोर्स नॉट डिफाइंड, बिकॉज सेक 90 जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस 90, क्योंकि सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस 90 खुद कितना होता है? 0, और 1 अपॉन 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। फिर वहां भी आगे बोलो, सेक पाई कितना होता है? इधर 1 तो इधर कितना होगा? -1। और सेक 3 पाई बाई 2 कितना होगा? तो इधर नॉट डिफाइंड, तो इधर भी कितना? नॉट डिफाइंड, राइट। तो जल्दी से बोलना शुरू करो। तो हमने लिया रियल नंबर का लाइन, सबसे पहले एंगल 0 था, तो आंसर कितना आया? 1। और जब एंगल बढ़ाया 0 से 90 किया तो आंसर 1 से कितना हुआ? नॉट डिफाइंड हुआ, है कि नहीं? 1 से नॉट डिफाइंड। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बीच के जो एंगल है उनके लिए आंसर 1 और नॉट डिफाइंड के बीच में रहेगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव, सबके सब, तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, इधर रहेगा 1 और नॉट डिफाइंड के बीच में। अब आगे आते हैं। अब मुझे बताओ, एंगल आप लोग 90 से बढ़ा के कितना कर दोगे? 180। 90 से, तो आंसर नॉट डिफाइंड से कितना हुआ? -1। तो -1 यहां कहीं होता है। अब नॉट डिफाइंड से -1 मतलब ये क्या? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सेकंड, ये तो कौन सा क्वाड्रेंट है? और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? बोलो ना गधो, ऑल सिल्वर। तो सेकंड क्वाड्रेंट का वर्ड एस है, मतलब साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव है, तो सेक इधर क्या हुआ? तो फिर यहाँ पे सेक के आंसर कैसे रहेंगे? तो जब आप लोग बोलते हो आंसर इंफिनिटी और -1 के बीच में है, मतलब वो निगेटिव के साइड की तरफ होना चाहिए। तो निगेटिव में इंफिनिटी कहां होता है? इधर होता है। तो निगेटिव इंफिनिटी और -1 के बीच में मतलब यहां होगा, राइट। तो देयरफॉर ये जो बीच के एंगल है उनके लिए आंसर इंफिनिटी और -1 के बीच में, मतलब इधर, राइट, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो सेक होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। अब आगे आते हैं, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक नेगेटिव ही होता है, तो आपका एंगल बढ़ के 180 से कितना हुआ? 270, और आंसर -1 से दोबारा क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। अब -1 से नॉट डिफाइंड वापस यही, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक क्या है? नेगेटिव ही है, बराबर है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, बट आंसर अभी आपका इंफिनिटी से कितना हो रहा है? 1। तो इंफिनिटी से 1, बट कौन सा? पॉजिटिव। तो इंफिनिटी से 1 मतलब पॉजिटिव, मतलब ये। तो तुम पूरा घूम गए, सारे एंगल आपने चेक कर लिए, बट आपका आंसर कभी भी -1 और 1 के बीच में आया क्या? 0 आया, 0.5 आया, 1/2 आया, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वही तो मैं बोल रहा था कि सेक का आंसर 1 आता है, -1 आता है, बट उसके बीच में आता, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो मैंने तुम्हें बोला था कि इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? आर। तो लिख दिया आर। बट क्या सारे नंबर आंसर आते हैं क्या? नहीं, कुछ नंबर ऐसे जो आंसर आते, कौन नहीं आते? -1 और 1 के बीच वाले। -1 और 1 आता है, बट उसके बीच वाले, तो -1 और 1 के बीच वाले नंबर कैसे दिखाते हैं? तो ऐसे दिखाते हैं, -1 1, ओपन इंटरवल -1 और, क्या मतलब है इसका? ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -1 और, बट ये आंसर आते हैं क्या? नहीं आते, मतलब इनको ऑल रियल नंबर से निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो आंसर आते ही नहीं। अरे रेंज लिख रहा हूं ना, तो सेक की रेंज में हम लोग क्या लिखते हैं? जो सेक के आंसर्स है वो लिखते हैं ना। तो सेक के आंसर ऑल ऑल रियल नंबर्स है, बस खाली कौन से रियल नंबर्स नहीं है? -1 और 1 के बीच के नहीं है। तो ऑल रियल नंबर में से किसको निकाल दो? -1 और 1 के बीच के नंबर्स को निकाल दो, क्योंकि वो उसके आंसर आते हैं, और बचे हुए सारे सेक के आंसर है। फिर क्लियर है? तो ये सेक का क्या हुआ बोलो? रेंज। और डोमेन डिसाइड करना इजी है। तो अब मुझे तो कोसेक का, सॉरी, सेक का जो आंसर है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए y एक्सिस के एंगल के लिए सेक क्या आता है? नॉट डिफाइंड। मतलब सारे एंगल में से आपको ये y एक्सिस वाले एंगल निकालने पड़ेंगे।
तो सारे एंगल्स को वंस अगेन क्या भी लिखते हैं, देखो सारे नंबर्स को भी आर से डिनोट करते हैं और सारे एंगल को भी आर से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताओ सेक को सारे एंगल चलते हैं क्या? नहीं, कुछ एंगल ऐसे जो सेक को नहीं चलते, क्योंकि उनके लिए आंसर सेक का क्या है, नॉट डिफाइंड, तो वो सेक के डोमेन से हटाने पड़ेंगे। तो वो आर माइनस हटाना है और करली ब्रैकेट, क्योंकि सिंगल सिंगल नंबर है वो। कौन से वाले नंबर है वो बोलो, नंबर बोल रहा हूं, एंगल कौन से एंगल है वो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये आएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इनको हटाना है हमें, समझा कि नहीं? तो ये सारे जब हटाओगे तो बचे हुए एंगल वो रहेंगे, कौन से रहेंगे, जो एक्स एक्सिस पे और जो बीच में, बट उनके लिए तो सेक क्या है, डिफाइंड है। तो ये हुआ सेक का डोमेन और ये हुआ सेक का रेंज, राइट। अब एक ही फंक्शन बचा है, कौन सा है बोलो, कोसेक एक्स। अब बताओ कोसेक एक्स, सो 0 2 पाई 4 पाई पाई 3 पाई पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2, राइट। बोलो फटाफट कोसेक 0 कितना होता है? तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। कैसे? कोसेक 0, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, जल्दी बोलो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो कोसेक के यहाँ पे 0 किया तो इधर भी कितना होगा, और 1 अपॉन 0 कितना होता है, 0, और 1 अपॉन 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अरे आया नहीं? तो इस तरीके से कोसेक 0 कितना आया बोलो, नॉट डिफाइंड। अच्छा कोसेक 90 कितना होता है, 1, सही बोला। कोसेक पाई कितना होता है, नॉट डिफाइंड, जितना इधर उसका ऑपोजिट में भी वही, मतलब माइनस में, बट नॉट डिफाइंड को माइनस नहीं लगता ना, और इधर 1 है तो इधर कितना रहेगा, तो कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो अब शुरू हो जाते हैं, पहले रेंज को समझते हैं। तो अब मुझे बताओ एंगल सबसे कम था, कितना था, 0, तो आंसर सीधा कितना आया, नॉट डिफाइंड, तो शुरू ही नॉट डिफाइंड से होगा। फिर एंगल बढ़ा के कितना कर दिया, 90, और आंसर भी फिर कम होके, नॉट डिफाइंड से कम होके कितना आया, 1 आया। तो नॉट डिफाइंड से कम 1, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव साइड से होगा। फिर आगे एंगल बढ़ा दो, 90 से कितना कर दो, 180, तो आंसर भी 1 बढ़ के 1 से कितना हो रहा है, इनफाइनाइट, बट 1 से इनफाइनाइट तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगेन 1 से इनफाइनाइट, बट कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। अब तक हम लोग इधर गए ही नहीं मतलब कोसेक ही नहीं गया। अब आते हैं एंगल को बढ़ा दो, 180 से कितना कर दो, 270, तो आंसर नॉट डिफाइंड से कितना हो जाएगा, -1, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो आप नॉट डिफाइन से -1 को कर रहे हो, -1 इधर कहीं रहेगा, तो नॉट डिफाइन से -1 राइट से नहीं, लेफ्ट से, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है बोलो, नेगेटिव, तो ये होगा आंसर आपका। एंड देन फाइनली हम लोग एंगल बढ़ा के कितना कर देंगे, 270 से 360, है ना, मतलब पूरा चेक कर लिया हमने, और फिर आंसर आपका -1 से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बट फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में भी कोसेक क्या है, नेगेटिव है, तो नॉट डिफाइंड से कितना, सॉरी -1 से नॉट डिफाइंड, 1 सेकेंड ये वाला साइड ही। तो क्या समझ में आया कि कोसेक 1 आया उससे ज्यादा आया, -1 आया उससे कम आया, बट -1 और 1 के बीच में। तो जब कोई बोलेगा कि कोसेक का आंसर कितना आएगा, तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे क्या, रियल नंबर। क्या बोलेंगे, अबे इधर बहुत सारे नंबर है ना भाई, अब वो कैसे बोलूंगा मुंह से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो कोसेक का आंसर क्या आता है, रियल नंबर, बट कुछ रियल नंबर कोसेक के आंसर कभी भी आते हैं, कौन से वो रियल नंबर है, -1 और 1 के बीच में, तो मार -1 और 1, ये माइनस क्यों किया, बिकॉज आपको वो रियल नंबर एज अ आंसर कभी भी दिखते, और इंटरवल क्यों किया, बिकॉज वो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, वो इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसके बीच में कितने नंबर्स है बोलो, इनफाइनाइट की फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, राइट। तो इनफाइनाइट निकालने हैं तो एक एक थोड़ी निकालने, इनफाइनाइट निकालने तो क्या यूज करेंगे, इंटरवल। अच्छा अब डोमेन बताओ। सो डोमेन में क्या होता है, तो सबसे पहले डोमेन मतलब उन एंगल का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमारे पास कितने एंगल है, तो हमारे पास बहुत सारे एंगल है, सारे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो क्या सारे एंगल के लिए कोसेक डिफाइंड है क्या, नहीं, जो एक्स एक्सिस वाले एंगल है जिसके लिए कोसेक डिफाइंड, तो वो एंगल एक्स के डोमेन में से, कोसेक के डोमेन में से निकालने पड़ेंगे। तो फिर निकालना है, निकालना मतलब माइनस, किसको निकालना है बोलो, एक्स एक्सिस के एंगल को, एक्स एक्सिस के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई,
क्योंकि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी है, टुगेदर दे आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ पाई, उनको निकाल दो। तो ये हुआ डोमेन और रेंज, किसका बोलो, कोसेक का। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, फिर उनके क्या पढ़े, डोमेन पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा, रेंज। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा है cos x, तीसरा है tan x, फोर्थ है cot x, फिफ्थ है sec x, और सिक्स्थ है cosec x। बराबर है। थोड़ा और दिमाग लगाओ, x जो है वो एंगल वाली जगह पे है, क्योंकि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कौन होता है, एंगल। तो फिर और तुम्हें पता है डोमेन मतलब एंगल का सेट, डोमेन मतलब तो बेसिकली एक्स का सेट। तो जब भी मैं डोमेन की बात कर रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्स की बात कर रहा हूं। और वाई सॉरी रेंज, रेंज मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर। तो साइन का, कॉस का, टैन का, इनका आंसर कौन दिखा रहा है, वाई। तो इन सबका आंसर वाई है, मतलब रेंज बोलूंगा तो वाई, आंसर बोलूंगा तो वाई, राइट। तो अब जल्दी से बोलो, आपको पता है साइन जो है सारे एंगल के लिए डिफाइंड है, तो सारे एंगल मतलब कौन हुआ, आर। तो x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन बिलोंग्स टू r, मतलब साइन के डोमेन में सारे एंगल चलेंगे, राइट। डोमेन किसका सेट है, एंगल्स का सेट है, और रेंज किसका सेट है, आंसर्स का सेट है। और आगे बोलो साइन का आंसर क्या होता है, तो साइन का आंसर हमेशा किसके बीच में होता है, माइनस और 1 के बीच में। y मतलब साइन का आंसर, y मतलब साइन का आंसर, तो साइन का आंसर इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। ठीक, आगे बढ़ते। अब कौन, कॉस। तो कॉस का टेबल अगर देखोगे तो कॉस कभी भी नॉट डिफाइंड आता नहीं है, तो फिर कॉस के लिए भी सारे एंगल चलेंगे। तो x बिलोंग्स टू r, x मतलब डोमेन, तो डोमेन बिलोंग्स टू r, r मींस ऑल एंगल्स। अब कॉस का आंसर, तो कॉस का भी आंसर हमेशा किसके बीच में होता है, माइनस और 1 के बीच में, हमने देख लिया वो, अरे है नहीं। अब आते टैन में, तो आप सबको पता है कि टैन में जो है, टैन कुछ कुछ एंगल के लिए नॉट डिफाइंड है। कौन से एंगल के लिए, वाई एक्सिस वाले एंगल। तो टैन के डोमेन में वाई एक्सिस वाले एंगल नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे मतलब माइनस, और वाई एक्सिस वाले मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये हुआ टैन का डोमेन। अब टैन का रेंज मतलब टैन का आंसर, तो सबको पता है टैन का आंसर कुछ भी आ सकता है, पूरा रियल नंबर लाइन आ सकता है। अब आइए कॉट पे, अभी कॉट का डोमेन, तो आपको पता है कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कॉट को एक्स एक्सिस वाले एंगल नहीं चलते, तो वो उसके डोमेन में से निकालने पड़ेंगे। तो किसको निकालोगे आप लोग, मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये हुआ कॉस का सॉरी कॉट का डोमेन। अब कॉट का रेंज, रेंज मतलब आंसर, तो कॉट का भी आंसर टैन जैसा कुछ भी आ सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सेक, तो आपको पता है सेक 0 तो 1 है, बट सेक 90 क्या है, नॉट डिफाइंड। तो वंस अगेन सेक को भी वाई एक्सिस वाले एंगल नहीं चलते, तो वो उनके डोमेन से निकालने पड़ेंगे। और सेक का जो आंसर है वो कभी भी -1 और 1 के बीच में कुछ भी आता है, कुछ भी मतलब आर, बस क्या नहीं आता, माइनस और 1 के बीच में नहीं आता। अब आते हैं कोसेक के ऊपर, तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब एक्स एक्सिस वाले एंगल कोसेक को चलते नहीं है, तो कोसेक के डोमेन में से एक्स एक्सिस वाले एंगल निकालने पड़ेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई निकालने पड़ेंगे। अरे आया नहीं, बट कोसेक का आंसर भी सेक जैसा कभी भी -1 और 1 के बीच में आता नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ डोमेन और रेंज, जो आप ओरली याद कर सकते हो। तो आप नोटिस करो कि सेक और कोसेक का डोमेन सेम है, सॉरी रेंज सेम है, टैन और कॉट का रेंज क्या है, सेम है, और साइन और कॉस का भी रेंज क्या है, सेम है, राइट। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका रेंज सेम है। डोमेन तो खैर वो नॉट डिफाइन वाले से याद रख सकते हो, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर वो चैप्टर समझ ही नहीं आ सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब वापस से डिस्कशन शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनवर्स का। ओके तो बोलो जरा, यहाँ पे आ जाओ, जाओ फंक्शन के टाइप में जाओ, क्या फंक्शन के टाइप क्या लिखे है बोलो जल्दी। कहाँ नोटबुक में जा रहे हो, इधर स्लाइड रख के रखा है ना, 1947 में है क्या, बोर्ड पे लिखते थे करके। गधे होना मतलब कितना गधे होने का है? मम्मी बोलती होगी घर से निकली, आलू लिया कि नहीं, आलू खा के निकल। जैसे वो तुम जैसे वो एग्जाम देने जाते हैं
तो वो पुराने टाइम पे वो शक्कर खिलाते थे, स्वीट खिलाते थे, वैसे तुमको ना आलू खिलाते, वो भी चुन के लाया हुआ। मेरी बेटी मेरा बेटा खाने वाला है, बड़ा आलू, अच्छा दिखने वाला आलू, है ना। कॉमन सेंस तो बस ऐसा, कॉमन सेंस ऐसा है भाई, फेंक दो उसको। हाँ, कॉमन तो छोड़ दिए, बट वो फेंक दिया है, वो कहाँ मिल भी नहीं रहा है, कहाँ मिलेगा वो, गया वो, मर गया वो। ओके, सो इधर आन दो अब यहाँ पे। सो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। हमें किसी जनरल का मतलब ऐसा, हमें किसी मतलब मुझे सारे फंक्शन का इनवर्स नहीं निकालना। ये चैप्टर खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के बारे में ही है। मतलब तुमने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने ये बोला था कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, बट मैंने इसका इनवर्स नहीं लिखा, आल्दो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे खाली किसका इनवर्स चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो मैं खाली उसी से रिलेटेड समझ रहा हूं। तो आपको अगर किसी का इनवर्स निकालना है तो वो वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, बट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक किया है, मल्टीपल एंगल्स के लिए वो आंसर क्या देते हैं, सेम देते, मतलब आंसर सेम बट एंगल्स डिफरेंट। तो एक ही नंबर का आंसर बहुत सारे एंगल देते हैं, तो प्री इमेजेस तो बहुत सारी है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या नहीं है, वन वन नहीं है, वो क्या है, ऑन टू है। और इनवर्स निकलने के लिए वन वन ऑन टू दोनों होने चाहिए, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ही नहीं सकते। इसलिए मैंने आगे लिखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकलता नहीं है, बिकॉज वो ऑन टू तो है बट क्या नहीं है, वन वन नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। बट आपको ये भी पता है कि हमें इनवर्स उनका चाहिए, नहीं निकालेंगे तो ऐसे केसेस में हम लोग अटक जाएंगे। अरे आए नहीं, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जो डोमेन में उनके एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो निकालेंगे कैसे, राइट। तो चलो इधर ध्यान दो सब लोग अभी। तो उसके लिए आपको ग्राफ आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या आने चाहिए, ग्राफ। आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर में मैंने तुम्हें सिखाया है, राइट। सो तुमको दोबारा बताया था वैसे भी, बट इस बार फास्ट बताऊंगा। तो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर में माइनस वन वगैरह कुछ लिया नहीं, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं इनवर्स कहां से लूं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबको पता है इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब एंगल का सेट, तो फिर साइन को सारे एंगल चलते हैं, और साइन का आंसर हमेशा किसके बीच में आता है, माइनस वन और वन के बीच में आता है। अब जब भी ऐसा लिखा रहेगा उसका मीनिंग समझेगा ना तुमको, वो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, मतलब उस फंक्शन को हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। किस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, साइन फंक्शन की, बराबर है। अब मुझे उस फंक्शन का ग्राफ निकालना है, क्या निकालना है, तो ग्राफ निकालने के लिए आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने चाहिए। तो आप जरा दिमाग खोल के देखो, इधर ये जो एक्स है वो एक्स किसकी जगह पे मैडम, ये एक्स जो है वो कौन सी जगह पे, वो एंगल की जगह पे कि आंसर की जगह पे, तो साइन के बाद इधर एंगल लिखे जाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे एंगल लिखे जाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लिखे जाएंगे, एंगल। और वाई जो है वो साइन का क्या है, आंसर है, तो वाई एक्सिस पे साइन के क्या लिखे जाएंगे, आंसर्स लिखे जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे एंगल और उन एंगल्स के लिए वाई एक्सिस पे आंसर्स। तो कौन से एंगल लिखे, क्योंकि एंगल तो बहुत सारे इनफाइनाइट एंगल्स है, तो आप पर्टिकुलर एंगल लिखो, इजी इजी वाले। तो इजी वाले एंगल हम लोग 11 में कौन से लेते थे, 0, 90, 180, 270 और 360। उसके बाद इधर भी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस 2 पाई, याद आ रहा है कुछ। और साइन का जो आंसर है सबको पता है, आंसर एक तो 0 आता है, 1 आता है या माइनस 1 आता है, उसके बाहर आता नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, आप ना यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखो। सो उस लाइन का मतलब ये है कि आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, कर्व को इसके ऊपर जाने नहीं देना है, और माइनस 1 से कहां नहीं जाने आना है, नीचे जाने नहीं देना है, बिकॉज साइन का आंसर 1 से ज्यादा नहीं होता और माइनस 1 से कम नहीं होता, हमेशा इसी रेंज को बिलोंग करता है, राइट। तो चलो फटाफट हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए होते, तो चलो भिखारी जैसा सब कुछ करके दे रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई, और ये क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो ये एंगल है कुछ यहाँ पे 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। यही एंगल्स क्यों लिए, बिकॉज इनमें इक्वल डिफरेंस है, अरे हाँ या नहीं, और इजी भी है बोलने के लिए। तो चलो फटाफट, तो फंक्शन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो x की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 कितना आता है, 0, तुम्हारे दिमाग की तरह।
फिर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन 90 कितना आएगा 1, मेरे दिमाग की तरह मैक्सिमम। और इधर पाई पुट करेंगे तो साइन 180 कितना बोलो 0, वापस तुम्हारे दिमाग की तरह। और 3 पाई बाई 2 मतलब कितना -1, जो मेरे दिमाग की तरह कभी कभी, राइट। सो अब इधर क्या होगा, हाँ अभी हम लोगों को पढ़ाऊंगा तो कभी कभी ऐसा होगा ना। और फिर कितना 2 पाई, तो साइन 2 पाई कितना होगा बोलो 0, होता है ना 0 का 2। सो अब मुझे बताओ x कॉमा वाई, तो आपको पता है पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं 0,0, तो पहला पॉइंट आएगा 0,0, दूसरा आएगा पाई बाई 2,1 एंड सो ऑन, बाद में गया मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ अभी। तो बोलो पहला पॉइंट क्या है, x भी 0 y भी 0, सब कुछ 0, राइट, मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन से ग्राफ शुरू होगा। अरे आया नहीं गधो। ओके आगे बोलो, अगला क्या है, पाई बाई 2, x पाई बाई 2 है और y कितना 1, तो x मतलब ये ना, तो x से पाई बाई 2 और y है 1, ये देखो, तो अगला पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद x कितना है पाई, बट y कितना है 0, मतलब y है ही नहीं, खाली कौन है x से, कितना है वो पाई, बस वही लो। फिर अगला पॉइंट x कितना 3 पाई बाई 2 और y कितना, तो x से 3 पाई बाई 2 ये देखो, और y कितना है -1, तो -1 यहाँ है, ये 3 पाई बाई 2 हो गया। ओके, और उसके बाद x कितना है और y है ही नहीं, छोड़ दे बाढ़ में गया, x लो लो बस 2 पाई, राइट। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ कर्व आ जाएगा, अरे है नहीं। और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन क्यों नहीं करना है, वो 11 में सिखा दिया था। अब आप लोग डायरेक्टली याद रखो कि ऐसा ज्वाइन करते हैं, याद है ना। अब बात करते हैं इस तरफ, बट इस तरफ अगर आप देखोगे तो एंगल क्या है निगेटिव, तो आपको निगेटिव एंगल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन का एंगल अगर निगेटिव आया तो क्या होता था, राइट। तो सबको पता है साइन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपना निगेटिव एंगल थूकता है कि नहीं, राइट। सो निगेटिव एंगल थूकता है तो माइनस साइन कहाँ आएगा बाहर, तो ये होगा साइन थीटा। तो थोड़ा फिजिक्स का लॉजिक लगाओ, यहाँ पे साइन के साथ निगेटिव एंगल है और यहाँ पे साइन के साथ क्या है पॉजिटिव एंगल है, और दोनों के बीच में कौन साइन है, इसका मतलब निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का जो आंसर है वो एक दूसरे कैसा होता है इक्वल होता है, इक्वल होता है बट ऑपोजिट होता है। मतलब अगर एक इसका आंसर 1 है तो इसका आंसर क्या रहेगा -1, ऐसा, राइट। तो अब मुझे बताओ वो लॉजिक लगाओ, और पाई बाई 2 के लिए आंसर कितना आया था 1, तो माइनस पाई बाई 2 के लिए क्या आएगा -1, अरे आया नहीं। पाई के लिए कितना आया था 0, तो माइनस पाई के लिए 0 ही आएगा, वही आएगा। 3 पाई बाई 2 के लिए कितना आया था -1, तो -3 पाई बाई 2 के लिए कितना आएगा +1, ऑपोजिट होता है ना। और 2 पाई के लिए कितना आया था 0, तो -2 पाई के लिए भी कितना आने वाला है 0, और इसको ज्वाइन कर दो, राइट। सो ये चलेगा तुम्हारा कर्व, किसका कर्व चलेगा ये साइन का, राइट। अब सवाल उठता है कि साइन का कर्व मैंने क्यों निकालने बोला, राइट। सो इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां से तुमको दोबारा यहां से हाईलाइट ये होगा कि साइन का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट, क्यों नहीं कर सकता। देखो एंगल क्या है माइनस पाई बाई 2, बट आंसर कितना है -1, एंगल कितना है 3 पाई बाई 2, बट आंसर अगेन कितना है -1, तो आंसर एक ही है बराबर है, बट एंगल्स मल्टीपल है, मतलब एक आंसर के जो प्री इमेजेस है वो बहुत सारे है। अरे समझा कि नहीं, बट आपको पता है कि 1 फंक्शन के लिए प्री इमेज एक ही होना चाहिए, बट यहाँ पे तो -1 की मोर देन 1 प्री इमेज है, -1 के लिए भी आंसर है, -1 के लिए भी आंसर है, इसलिए साइन फंक्शन ऑन टू है बट क्या नहीं है 1 नहीं है, इसलिए उसका क्या नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए उसका क्या एग्जिस्ट नहीं करता, समझा। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो फाइनल इधर कॉन्सेंट्रेट करना। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां से लेके यहां तक के कर्व को नोटिस करो, इस कर्व को नोटिस करो, दिस पार्ट टू दिस पार्ट, राइट। अब मुझे बताओ जल्दी से, सोच के बताओ, सोच में तो तुम नहीं बता सकते, तुम्हारा कैपेबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये कितना एंगल कितना है 0, और उसके लिए आंसर भी क्या रहेगा 0, 90 के लिए आंसर कितना है, और माइनस पाई बाई 2 के लिए आंसर कितना है -1, और आगे सुनना 0 और पाई बाई 2 के बीच में एंगल है ना, ये देखो कितना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 89 डिग्री है कि नहीं इधर, तो उन एंगल के लिए आंसर कितना रहेगा। तो आप लोग ऐसे कर्व को ऐसे अटैच ये करोगे, टच करोगे, अरे हाँ नहीं, और फिर उसको फिर इधर घुमाओगे, अरे हाँ ना। सो बोलो इन एंगल्स के लिए आंसर क्या हुआ, बोलो ये जितने भी एंगल यहाँ पे है उन सब के सारे एंगल के लिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं कि सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बीच में जो एंगल है वो,
जैसे कि -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40, -60, -70, -80, -89 डिग्री। तो इधर जो एंगल है उनके लिए आंसर कहाँ रहेंगे? नीचे। अरे गधो, ग्राफ नीचे है ना, और इसको इधर घुमा देंगे तो आंसर अलग अलग आ रहे, सेम आ रहे और निगेटिव आ रहे। तो अब मुझे बताओ, इस यहां से लेके यहां तक -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आंसर रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे वो हाँ बोल रहा है दर्शिल रे गधे। हाँ, खाना है क्या, खाना है क्या? खाना है बोले, बस लेके आओ। हाँ, छोटा आलू भी चलेगा, बड़ा आलू भी चलेगा, तल के भी चलेगा, बस लेके आ भाई। एक गधा है, बोलना गधे। -π/2 और +π/2 के बीच में आंसर रिपीट हो रहे क्या? तो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? -π/2 और 0 के बीच में जो आंसर है वो नीचे, इधर है, अलग अलग है। और 0 और π/2 के बीच में जो एंगल है उनके लिए भी आंसर्स ऊपर है। अरे क्योंकि कर्व ऊपर है ना, और अलग अलग है। तो देयरफॉर -π/2 और π/2 के बीच में आंसर क्या नहीं हो रहे? रिपीट नहीं हो रहे। तो अगर रिपीट नहीं हो रहे तो इतने इंटरवल में फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि आंसर रिपीट ना होना मतलब 1 1, और आंसर होना मतलब ऑन टू। तो मेरा आंसर है कि नहीं है? तो है। क्या आंसर रिपीट हो रहे? नहीं हो रहे। तो इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 भी और, बट अगर मैं कोई और इंटरवल लू, जैसे 0 और पाई के बीच का लू, तो 0 और पाई के लिए क्या होगा? तो इधर बीच में जो एंगल्स है उनके लिए आंसर यहां रहेंगे, है ना, और उसको फिर वापस इधर घुमाएंगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो एंगल है उसका आंसर इधर, और यहाँ पे कोई एंगल है उसका आंसर भी इधर। तो दोनों क्या है? दो एंगल अलग अलग है, बट आंसर क्या आया? सेम आया, एक ही जगह पे आया। तो फिर इस बीच में आंसर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो फिर फंक्शन यहाँ पे ऑन टू है, बट क्या नहीं है? 1 1 नहीं है, बराबर। तो इसलिए मैं जो इंटरवल बोल रहा था वो अच्छा इंटरवल था। कौन सा बोला? बोलो, -π/2 से लेके +π/2, उस बीच में आपके आंसर्स रिपीट होते नहीं है, मतलब फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है। तो इस बीच में फंक्शन अगर दोनों है तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स। क्योंकि इनवर्स निकलने के लिए फंक्शन 1 1 भी होने चाहिए, और तो है ना 1 1 और ऑन टू। पूरे इंटरवल में नहीं है, बट छोटे इंटरवल में है। मतलब इनवर्स पूरे इंटरवल में निकलेगा, बट छोटे इंटरवल में इनवर्स क्या करेगा? निकलेगा। तो वापस बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पूरे इंटरवल के लिए होता है कि स्मॉल इंटरवल के लिए होता है? हाँ, तो अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एग्रीड, फॉर फुल डोमेन, फॉर फुल डोमेन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, बट फॉर स्मॉल इंटरवल, स्मॉल डोमेन नहीं बोल सकते, फॉर स्मॉल इंटरवल इट एग्जिस्ट, राइट। अब सोच के बता दो मुझे, और इंटरवल्स तुम सोच के बताओ जहां पे साइन का आंसर रिपीट नहीं हो रहा है। टेल मी मोर सच इंटरवल्स। हैंड रेज करो। टेल मी, बग नहीं करने, हैंड रेज करने का। टेल मी मोर सच इंटरवल्स जिसमें आंसर रिपीट नहीं हो रहे। कुछ लोगों का तो ऐसा चल रहा है दिल में, सर क्या पूछ लिया, ऐसा पूछते ना, ये कलर कौन सा है, ये कलर कौन सा है, राइट, ये सब पूछने का सर। ये सब क्या पूछ लिया? इंटरवल इंटरवल, हाँ, जिंदा है बस हम, यही काफी है भाई। हाँ बोल भाई। वापस बोल। रिपीट नहीं हुआ? एंगल ओवरलैप नहीं होगा? पक्का? क्या बात कर रहा है, मैंने शुरुआत ही वही से की थी। एक बात होता, -3π/2 के लिए आंसर 1 है, और π/2 के लिए भी आंसर तो ओवरलैप हो रहा है। और भाई बोल, बोल कौन सा पेपर था वो मैथ्स में? कुछ नहीं लिखने वाला, बोल। π/2 और 3π/2। हाँ ठीक है, ये सही आंसर है। π/2 और 3π/2, आप देख लो, π/2 और 3π/2, देखो ये इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, π/2 और पाई के बीच में कर्व का है, ऊपर है, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, ऊपर रहेगा। और π/2 और 3π/2 में कर्व का है, नीचे, तो आंसर निगेटिव रहेगा, और नीचे रहे मतलब रिपीट नहीं होगा, और क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, क्योंकि नीचे है, निगेटिव है। और ये कहाँ है? ऊपर है, तो पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर्स क्या नहीं हो रहे? रिपीट नहीं हो रहे।
तो एग्री टू द पार्ट कि इंटरवल क्या हो सकता है, π/2 से क्या 3π/2। टेल मी मोर सच इंटरवल। हाँ बोल। आज ही चाहिए बे, आज ही चाहिए। अबे खत्म खत्म, छोड़ छोड़ छोड़। 3π/2 से लेके 5π/2। तुम बोलोगे 5π/2 दिख नहीं रहा है, तुम गधे हो, इधर है 5π/2। ठीक है, तो ये होगा 3π/2, 3π/2 टू 2π, और ये होगा 2π से 5π/2। तो 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में भी कर्व नीचे, कर्व ऊपर। आंसर क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। बट तुम्हारा ये वाली आंख काम नहीं करती क्या, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये वाली काम नहीं करती क्या कि इधर वाला विजन ही नहीं है? हाँ किसने? सो -π/, हाँ ठीक है, हाँ चल रहने दो। क्या बोला, -3π/2 से 5 मत बोलो, पाई या 5 क्लियर करो। हाँ -π/2 से आगे बोलना। ओके, -3π/2 से लेके -π/2 एग्रीड। इस बीच में भी ये इंटरवल होगा, तो -3π/2 से -π जो होता है वो ऊपर होगा, और -π से -3π/2 के लिए क्या होगा, नीचे होगा। आंसर रिपीट नहीं होंगे, तो एग्रीड -3π/2 से -π/2। अच्छा एक और चीज, जो बड़ा है वो राइट में लिखना, जो छोटा है वो लेफ्ट में लिखना। -π/2 जो है वो 0 के नजदीक है तो बड़ा है, -3π/2 रिलेटिवली 0 से दूर है तो वो छोटा है। तो और भी ऐसे इंटरवल रहेंगे ना, इसको देख के लिख सकते हैं। अगला रहेगा -3π/2 और इधर रहेगा -5π/2, इसको देख के लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे सारे इंटरवल वो है कि इन इंटरवल में क्या एग्जिस्ट करता है बोलो, हाँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन इंटरवल के बाहर इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। अभी भी नहीं समझा, क्योंकि इन इंटरवल में फंक्शन 1 भी और ऑन टू भी है, 1 भी और। तो अब आगे सुनना, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वो इंटरवल जिनमें साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, टेल मी द इंटरवल इन विच इनवर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट। साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो इंटरवल बताओ। तो कौन सा इंटरवल बताओगे? कितने इंटरवल है ऐसे? आप गिनोगे 1 2 3, मर जा कहीं पे ऐसा गिनेगे उधर बहुत सारे की इनफाइनाइट है ना। तो कौन सा बोलने का? कोई सपने में आया था क्या ये वाला बोलने का? क्यों? क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है, इजीएस्ट एंड क्लोजेस्ट टू दी राइट। और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू अलग है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग है। तो अगर तुमसे कल पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन, साइन का मतलब वो इंटरवल जिसमें साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है, तो वो एक ही है, कौन? π/2। बट वो इंटरवल जिनमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो तो बहुत सारे, समझा। बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक ही है। अरे बोलो गधो। तो बहुत सारे इंटरवल्स है, उसमें से एक को चूज कर लिया और उसको स्पेशल नाम दे दिया। बोलो क्या नाम दिया? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो अब मुझे बताओ यहाँ पे, कौन ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ इनवर्स कैसे लिखते हैं। तो अब मेरे पास कौन सा फंक्शन था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था? y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान लगाओ इधर। अच्छा, इसका जो डोमेन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन था r, क्योंकि साइन को कोई भी एंगल चलता है तो इसलिए x बिलोंग्स टू r। और उसका जो आंसर था वो किसके बीच में होता था बोलो? -1 to 1। तो ये आंसर है और ये आपका एंगल्स का सेट है, जो एंगल उसको चलते। अब मुझे बताओ साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ क्या सोच के बता रहे हो? कंफ्यूज क्यों हो? करता है ना? नहीं करता पूरे डोमेन के लिए, बट स्मॉल इंटरवल्स के लिए तो करता है कि नहीं करता है? करता है, राइट। तो वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लिखना भी पड़ेगा, क्या मुंह से थोड़ी बोल सकते हैं? मैथ्स क्या मुंह से चलता है क्या? ठीक है, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा कि साइन का इनवर्स है। अब वो कैसे लिखेंगे? अब बोलेंगे ऐसा इंग्लिश में लिखेंगे, इनवर्स है,
राइट। तो इधर आन दो, साइन का इनवर्स कैसे लिखते हैं, तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया था इनवर्स कैसे लिखते हैं, मैंने ऐसे समझाया था। एक फंक्शन है a2b, उसका इनवर्स कैसे लिखते हैं, तो पहले फंक्शन के ऊपर क्या देते हैं, -1। -1 नंबर है कि फंक्शन इनवर्स का सिंबल है, और फिर डोमेन और रेंज को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो b आएगा इधर और a जाएगा उधर, और याद है कि नहीं। तो ये था इनवर्स लिखने का तरीका, बस वही तरीका इधर अपनाओ गधो। बोलो इधर फंक्शन कौन है, साइन है। फंक्शन कौन है, आपको साइन है। एक्स तो एंगल है और वाई तो आंसर है, बट साइन इज द फंक्शन। तो साइन फंक्शन है, तो फंक्शन के पावर में कितना लिखेंगे, -1। तो ये हो गया, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, और इसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या साइन इनवर्स, जस्ट साइन इनवर्स। ठीक है, समझ में आया। और आगे बोलो, ये क्या होता था, डोमेन, और ये क्या होता था, बट ये इंटरचेंज होगा। तो अब बताओ, डोमेन, ये जो रेंज है वो किसके जगह पे आएगा, डोमेन के जगह पे, अरे आया नहीं। और जो डोमेन था वो किसकी जगह पे जाएगा, रेंज की जगह पे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y। तो ये है तरीका लिखने का, क्या लिखने का, इनवर्स। अब आगे सुनना, इधर भी चेंज होगा अभी। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या लिखना है, y। अभी ये आपका क्या था, ये आपका डोमेन था यहाँ पे, और ये क्या था अभी, रेंज था। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, तो अभी रेंज इधर आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, जल्दी बोलो, -1 to 1, -1 to, अरे आया नहीं, अरे बाउंसर जा रहा है क्या, पक्का है क्या, ओके। सो y बिलोंग्स टू -1 to 1। और आगे सुनना, अब ये इधर आएगा, तो x बिलोंग्स टू, अब आगे सुनना, x बिलोंग्स टू क्या, r लिखू क्या। तो आपको पता है r लिखना मतलब साइन का इनवर्स पूरे डोमेन में एग्जिस्ट करता है, ये बता देना। साइन का पूरे डोमेन में एग्जिस्ट करता है, ऐसा बता देना। बट सबको पता है साइन का इनवर्स पूरे डोमेन में एग्जिस्ट करता कि करता है, आपको वो इंटरवल दिखने पड़ेंगे जिसमें साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट ऐसे इंटरवल बहुत सारे हैं, तो हम लोग खाली एक ही लिखने वाले, कौन सा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कौन है वो, -π/2 to +π/2। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड, राइट। तो क्या था आपके पास, बोलो, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और ये उसका क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स कैसे लिखते हैं, समझा कि नहीं। अब मैं तुमको फिजिक्स में ऐसे बोलता था, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें इतना डीप में था नहीं, तो अब मुझे तो वो इजीली बोलना था वहां पे। तो वहां पे मैं क्या बोलता था, y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लो, राइट। तो मैं वहां पे ऐसे बोलता था कि साइन इधर है, उसको इधर भेज दो, तो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। एग्जैक्टली यही डायलॉग होता था। तो साइन अगर इधर गया तो साइन का क्या होगा, इनवर्स, और इधर क्या है, y, और सामने कौन बचा, और वैसा ही आया कि नहीं आया, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, समझा। तो एक तो अगर आपको फिजिक्स वाला जो मैं जो इजी लैंग्वेज में बोलता, तो अगर वो आपको वो इजी लगता है तो वैसे याद रखो, या फिर जैसे मैंने अभी बताया वैसे याद रखना तो वैसे याद रखो। ऐसे अभी क्या बताया, बोलो, जो फंक्शन है उसके पावर में क्या लिख देने का, -1, तो वो हो गया इनवर्स का सिंबल। और जो रेंज होता था वो किसके जगह पे आएगा, डोमेन के जगह पे, और जो डोमेन होता है वो किसकी जगह पे आएगा, रेंज की जगह पे। अभी भी नहीं समझा, क्लियर है ये, ओके। सो अगर कल जाके मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, मान लो y इज इक्वल टू क्या है, तो इसका इनवर्स मैं कैसे लिखूंगा, आल्दो इसका इनवर्स कहां डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन करता है वो बाद में देखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, बोलो, कॉस के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा, y, और ये x इधर आ जाएगा। या फिर सिंपली कॉस को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, वैसा ही तो है, और इक्वल टू क्या आएगा, x, जो तुम्हें इजी लगता है। दूसरी चीज ये कैसे चेंज हुआ तुम्हें समझा ना, याद है कि नहीं। सो जो रेंज था वो किसकी जगह पे आएगा, डोमेन की जगह पे, और जो डोमेन था वो किसके जगह पे आएगा। बट कोई बोलेगा x बिलोंग्स टू r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपने ये जैसे इधर लिखा वैसे ये क्यों नहीं उधर लिखा, नहीं लिख सकता, बिकॉज अगर लिखा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन का जो इनवर्स है वो पूरे डोमेन में निकलता है, बट पूरे डोमेन में निकलता, छोटे छोटे इंटरवल के लिए निकलता है। तो उसमें से एक इंटरवल लिखना है, कौन सा इंटरवल लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसकी, साइन की, साइन के इनवर्स की, सॉरी साइन के इनवर्स की। अब समझा कि बाउंसर गया है। तो अब ऐसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ ये एक हो गया, तो और कितने बचे। तो अगले लेक्चर में वो 5 कंटिन्यू करेंगे, तो उनका वो पांचों को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब 5 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद फिर उसके रिलेटेड थोड़े से फॉर्मूले हैं
एक 10 से 12 फॉर्मूलीज है एंड देन फिर वो एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर लगेगा मुझे अभी खत्म करने के लिए, इजी हो।